यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जितने भी सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम है अभी जुलाई 2023 में, और उन्होंने बोला कि सर एक बात बताइए, हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 45% स्टूडेंट इंडिया के ऐसे रहेंगे, 40 to 45% स्टूडेंट जो न्यू सिलेबस में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि 2022 वाला सिलेबस है। तो सर 2022 के सिलेबस में हमारा पेपर डायरेक्ट टेक्स्ट का कैसे आएगा? जो पेपर नंबर 15 है, वो पेपर नंबर 15 कैसे रहेगा, क्या रहेगा? तो उसके लिए आपकी जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जो इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या किया है, यहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और उसके सजेस्टेड आंसर दे रखे हैं, जिससे आपको समझ में आ पाए कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कंपलसरी रहेंगे, कितने आपके जो है वो ऑप्शनल रहेंगे। तो ये पेपर में मैं आने वाले 1 आवर के बीच में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। वो तो एक तो सिलेबस 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक तुम्हारा सिलेबस 2016 वाला जो है सिलेबस, उसका भी जो मॉक टेस्ट पेपर आया है, मॉडल टेस्ट पेपर आया है, वो भी हम इसी वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा तवज्जो देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये 3 पेपर को देखेंगे ना, तो हमको एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा देखना है। क्या सर हमको कैपिटल गेन पीजीबीपी को पढ़ना है या नहीं? क्योंकि आप अगर सिलेबस में देखोगे, सीएमए सिलेबस में स्पेसिफिकली कैपिटल गेन पीजीबीपी नहीं है। बट जब आप क्वेश्चन देखते हो, तो जब मैट का क्वेश्चन आया, उसमें उन्होंने बोला कि मैट भी निकालो, नॉर्मल टैक्स भी निकालो। तो जब अगर पीजीबीपी आता ही नहीं, तो आप नॉर्मल टैक्स निकाल ही नहीं पाओगे, नॉर्मल पीजीबीपी का इनकम निकाल नहीं पाओगे। तो हर चीजें है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, उससे आपको ये चीजें समझ में आएगी कि आपको प्रायोरिटी कौन से टॉपिक्स को देनी है। प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो आपको यहां से समझ में आएगा। तो चलिए, ये आपका 100 मार्क का पेपर रहेगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। आपसे बोला क्या है, द फिगर्स इन द मार्जिन ऑन द राइट साइड इंडिकेट द फुल मार्क्स, जो है वो आपको दे रखे हैं। Wherever consider necessary, suitable assumption may be made and clearly indicate in the answer। जहां आपको लगता है आप assumption ले सकते हैं, बट assumption को आपको लिखना पड़ेगा, और जहां पे necessary है, जहां लगता है, ऐसे फालतू की assumption नहीं लेने की, ठीक है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया और उसमें बोला है कि ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करो या टैक्सेबल ग्रेचुइटी कैलकुलेट करो, और पूरा डेटा दे रखा है। अब वहां पे बच्चा assumption ले लेगा, वी अज्यूम दैट एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो टोटल ग्रेचुइटी इज एग्जेम्प्ट। ऐसा नहीं, हमेशा ऐसी assumption लेनी है जहां पे कैलकुलेशन हो करके, ठीक है? चलिए, आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर कंपलसरी क्वेश्चन, एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, यहां पे आपके पास में 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने छोड़ा तो मार्क्स चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी ऐसा है, ये दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है। बाकी जो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 से लेके और 7 तक, उसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको एमसीक्यू से रहेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं उससे रहेगा, लेकिन इसमें आपको रीजन भी देना रहेगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में आपको सिर्फ आता है तो आपने जब टिक मार दिया आ गए, ऐसा नहीं। उसका 1 मार्क रहेगा, 1 मार्क आपको रीजन भी देना पड़ेगा, आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि आप ये आंसर जो एक टिक कर रहे हो, वो क्यों ए टिक कर रहे हो, उसका आपको जस्टिफिकेशन 2-3 लाइन लिखनी भी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स और मिलेगा यहां पे। तो यहां पे टोटल आपके पास में 12 एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स ईच, इसका मतलब 24 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। और 24 मार्क्स है वो आपको एमसीक्यू से ही मिल जाएंगे, उसके रीजनिंग से मिल जाएंगे। और मैं बता दूं, अगर आपने थोड़ी ढंग से प्रिपरेशन की है ना, तो ये 24 में से 20 कहीं नहीं है। 20 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इजी इजी से एमसीक्यूज आते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 मार्क्स है वो आपको यहां से मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा ना, वो क्वेश्चन आपका 16 मार्क का रहेगा। 16 मार्क पे पूरा जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 पार्ट रहेगा, जिसमें इसमें 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। तो ये देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये आपका सेक्शन सी वाला, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, 16 मार्क का है। 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स वाला ऊपर है वो डीटीडब्ल्यूए से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 8 मार्क का यहां पे जो क्वेश्चन है, ये मैट का क्वेश्चन है, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एज वेल एज द नॉर्मल जो इनकम निकालना है, नॉर्मल टैक्स निकालना है, ये उसका क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। तो 16 मार्क का आपका कंपलसरी क्वेश्चन हो गए। तो एक बात बताइए, तो यहां पे 16 और 24 की टोटल आपकी होती है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स तो आपको यहां से मिल जाएंगे। अब बाकी जो है वो आपका 60 मार्क्स का पेपर कहां से रहेगा? तो ये जो टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो 15 मार्क का ईच क्वेश्चन रहेगा।
और 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो टोटल 60 मार्क का पेपर है वो आपको यहां से मिलेगा करके, ठीक है। तो टोटल ऐसे मिला के आपके पास में 100 मार्क का पेपर रहता है, 100 मार्क का पेपर आपको अटेंड करना है। अब यहां पे एक चीज समझना, आप बोलोगे सर हमको तो सब क्वेश्चन आते तो क्या हम सब कर सकते हैं यहां से 6 के 6 कर ले? आंसर इज नो। क्या इसमें से बेस्ट 4 सेलेक्ट होता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट 4 होता है वही सेलेक्ट होता है, एग्जामिनर फर्स्ट 4 है वो सेलेक्ट करता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी क्वेश्चन करके आना है, नहीं, 4 क्वेश्चन इसमें से ढंग से करिए और उसके बाद 2 क्वेश्चन ये वाले हैं वो आपको करने हैं। 100 मार्क का पेपर है। यहां पे आपके पास ऑप्शन टोटल कितना मिला? 30 मार्क्स का ऑप्शन मिला, हो सकता है कुछ इंटरनल ऑप्शन और मिले करके, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास में 130 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपको स्कोर कितना करना है? 70 का आपका टारगेट होना चाहिए। योर टारगेट शुड बी द 70 के 70 हमको स्कोर करना है, दैट शुड बी योर टारगेट। चलिए अपन एक एक स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए क्या बोलता है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर ऑल्सो। 1 मार्क इज अलॉटेड फॉर द करेक्ट चॉइस एंड 1 मार्क फॉर द जस्टिफिकेशन के लिए आपको 1 मार्क और मिलेगा। तो 2 मार्क का एक एमसीक्यू है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? When an assessee fails to furnish any information relating to the specified domestic transaction, the quantum of penalty as a percentage of value of the transaction would be, please provide the brief justification। आपको अगर याद रहेगा तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने ये पढ़ा है कि अगर आपका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उसका आपको डिटेल देना पड़ता है। अगर मान लो आपने वो डिटेल नहीं दिया तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको याद रहेगा तो एक सेक्शन हुआ करती है 271 आई थिंक। तो 271 करके सेक्शन होती है, 271 होती है ना, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, या 271 करके सेक्शन होती है। 271 जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या बोलती है कि आपको पेनल्टी लगेगा 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू का आपको पेनल्टी लगेगा। तो यहां 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू है उतने का आपको पेनल्टी लग जाएगा अगर मान लो आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है वो आपने नहीं बताया तो करके। उसके साथ साथ में अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं बताते हो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं बताते हो तो ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और माना जाता है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है, उसमें मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में आ सकता है और वहां पे बेटा वो 200% का पेनल्टी और लग सकता है सेक्शन 270 ए में करके, ठीक है। चलिए तो यहां पे आपका राइट आंसर इज 2%। उसके बाद दूसरा क्या बोला हुआ है? दूसरा भी ट्रांसफर प्राइसिंग से है। तो आप देखते जाना एमसीक्यू कौन से टॉपिक से कितने आ रहे हैं, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रायोरिटी कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा कि एमसीक्यूज में देखिए पहला जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग से है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सीएमए वालों के लिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सेक्शन 92D। 92D का मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है ट्रांसफर प्राइसिंग में। shall be kept or maintained for the period of 8 years। you know that ये तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 8 years तक आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, 8 साल तक आपको करने पड़ेंगे। तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट shall be valid for the such period not exceeding the 5 consecutive previous year। एक बात बताइए, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है वो मैक्सिमम कितने साल के लिए होता है? 5 प्रीवियस ईयर के लिए हो सकता है और उसमें आपको पता है रोल बैक वाले ईयर और आ सकते हैं 4 साल। तो ऐसे तो मिला के 9 ईयर्स के लिए हो सकता है, बट नॉर्मली अप्पा इज फॉर द 5 ईयर। उसमें रोल बैक वाले आपको इंक्लूड करने हैं नहीं करने वो ऑप्शनल होता है करके, ठीक है, बट 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखोगे तो ये भी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आ गया। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इस पेपर में देखो पहले 3 एमसीक्यू ट्रांसफर प्राइसिंग से। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एज पर सेक्शन when any specified domestic transaction is carried out between the associate enterprise, the transaction should be carried out at arm length। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सेक्शन बोलती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो स्पेसिफाइड लाइक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है वो अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में तो उसको आर्म लेंथ पे लाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी सेक्शन बोलती है? एक बात बताओ, सेक्शन 90 तो डीटीडब्ल्यूए टॉपिक की सेक्शन है जो तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात करती है, 91 भी उसी की बात करती है, 90A भी डीटीडब्ल्यूए टॉपिक की बात है, ये 92 वाली सेक्शन बोलती है जो ट्रांसफर प्राइसिंग की सेक्शन है। और सेक्शन 92 ये बोलती है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज या तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा, ऐसी सेक्शन 92 बोलती है। ये सबसे पहली सेक्शन हम पढ़ते हैं जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग चालू करते हैं। तो आप देखेंगे ये भी तुम्हारे ट्रांसफर प्राइसिंग से एमसीक्यू है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डेप्रीशिएशन शैल बी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन ऑल्सो। एक बात बताओ, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है डीमर्जर, अमलगमेशन, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग के केस में अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो पीजीबीपी टॉपिक में मैंने आपको बताया था
मैंने आपको पीजीबीपी टॉपिक में जब मैं आपको सेक्शन 32 पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अमलगमेशन, डीमर्जर या सक्सेशन होता है तो उस ईयर का डेप्रीशिएशन क्या होता है, पहले आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और उसके बाद जो भी डेप्रीशिएशन रहेगा दैट शुड बी बाइफरकेटेड बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम, उसमें आपको अपोर्शनेट करना पड़ेगा, उसमें आपको बांटना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बी विल बी द राइट आंसर पांचवे का। तो बी बोलता है अपोर्शनेट बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम, उस रेशियो में इसको बांट देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रीस्ट्रक्चरिंग से है। आपके मॉड्यूल में रीस्ट्रक्चरिंग करके एक अलग ही टॉपिक बनाया हुआ है जिसमें स्लम सेल आ जाता है करके, जब अपन कैपिटल गेन के साथ पढ़ते हैं उसमें अमलगमेशन, डीमर्जर आ जाता है, जो अपन अलग अलग जगह पढ़े हैं अमलगमेशन, डीमर्जर, तो वही रीस्ट्रक्चरिंग टॉपिक है। तो आप इसको बोल सकते हो ये तो मैंने आपको पीजीबीपी में पढ़ा रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीजीबीपी में करा रखा है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा ये पीजीबीपी से एमसीक्यू है। उसके बाद A is using motor car for his personal purpose but charges the business expenditure. This is the case of, एक बात बताइए, अगर जो A बंदा है वो क्या कर रहा है कि अपना जो मोटर व्हीकल है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है लेकिन उसका खर्चा बिजनेस में डाल रहा है, ये क्या है, क्या टैक्स प्लानिंग है? आंसर इज नो, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो वो होती है जिसमें लॉ मेकर्स बोलते हैं, जैसे एटीसी ले लीजिए, आप एटीडी ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। यहां पे क्या ये टैक्स मैनेजमेंट है। टैक्स मैनेजमेंट किसको बोलते हैं कि जब भैया आप टीडीएस टाइम पे जमा कराते हो, अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करते हो, वो टैक्स मैनेजमेंट है। क्या ये टैक्स अवॉइडेंस है? टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लॉ को यूज करते हुए, मींस लॉ के लूफॉल को यूज करना। क्या यहां पे कोई लूफॉल यूज कर रहे हो? आंसर इज नो, आप तो गलती कर रहे हो। इट इज कॉल्ड योर टैक्स इवेजन। यहां पे आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टैक्स इवेजन कर रहे हो, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, मींस आप अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस में डाल रहे हो। दिस इज कॉल्ड योर टैक्स इवेजन, ये तुम्हारा टैक्स इवेजन माना जाता है। तो आप बोलोगे ये वाला कौन से टॉपिक से आया है, तो ये मैंने आपको पता है गार करके जो टॉपिक दे रखा है आपके कॉम्पैक्ट में, ये गार वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे, सर्वे में इन द प्रीमाइसेस ऑफ द जगन एंड कंपनी ऑन 10th January 2023 स्टॉक ऑफ द गुड्स परचेज फॉर 10 लाख वर फाउंड टू बी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं किया है और उनको मिल गया वहां पे करके, ठीक है। The firm has brought forward losses of the 5 lakh rupees and incurred business loss of 2 lakh for the current year. Without considering the unaccounted stock, the tax liability of the firm, including that unaccounted purchase, would be surcharge and cessment tax कितना आएगा? एक बात बताइए, अगर आपकी कोई भी अनअकाउंटेड कैश मिल जाता है, अनअकाउंटेड असेट मिल जाती है जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सर ये कहां पे पढ़ाया था? आपको अगर याद रहेगा तो मैंने एक सेक्शन पढ़ाई थी 68, 69, 69A, 69B, 69C, और 69C में आपका जो होता था जैसे अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर होता था। तो एक बात बताओ, इन जब जो सेक्शन थी एक 69D और थी, इन सेक्शंस के केस में क्या होता है कि ये आपकी जो इनकम है ना वो डीम्ड इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स रेट क्या लगता है, जैसा कि आपको पता है 60% का टैक्स रेट लगता है, उस पर 25% सरचार्ज लगता है एंड उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, तो 78% की आपकी इफेक्टिव टैक्स लगता है। इफेक्टिव टैक्स है वो 78% लगता है। और एक और चीज समझना, ये जो इनकम बनती है ना इन सेक्शन में, इनके सामने आप कोई भी लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो आप पुराने कोई लॉसेस सेट ऑफ कर सकते और ना ही इसके सामने कोई भी डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। ये सीधा तुम्हारा इनकम बन जाता है 115BBE करके शायद सेक्शन है करके, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा वो सेक्शन नंबर कौन सी है, बट उस सेक्शन में ये टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात बताओ, यहां 78% टैक्स लगेगा, तो सीधी सी बात है 10 लाख रुपीज है उस पर टैक्स लगेगा 78% की रेट से। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर है वो 7,80,000 रुपीज हो जाएगा। ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? ये पहला वाला टॉपिक है जो टैक्स रेट, अगर आप कॉम्पैक्ट में देखेंगे तो टैक्स रेट वाला टॉपिक है, उसी में मैंने ये चीज बता रखी है। तो जो टैक्स रेट वाला टॉपिक है उसी में मैंने ये चीज आपको बता रखी है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है that is Tripti Charitable Trust registered under section 12AB paid rent of premises at a 30,000 per month by cash में rent पे किया, and it also did not deduct the tax on salary paid to its manager amounting 9,80,000 for the previous year 22-23. The total income of assessee would be increased by
बिकॉज ऑफ द अबाउट दैट ट्रांजेक्शन प्लीज प्रोवाइड द ब्रीफ जस्टिफिकेशन। ये तुम्हारा जो है वो ट्रस्ट टॉपिक से है करके, ठीक है, ट्रस्ट टॉपिक है, वो ट्रस्ट टॉपिक से ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, अगर आपको ट्रस्ट टॉपिक याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था ट्रस्ट टॉपिक में जो सेक्शन होती है ना 40A सबसेक्शन 3 एज वेल एज 40A सबसेक्शन 3A एंड एक सेक्शन होती है 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A, ये जो चीजें है ना, ये जो है ये सेक्शन एज इट इज आपके ट्रस्ट टॉपिक में भी लग जाती है, ट्रस्ट टॉपिक में भी लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 40A सबसेक्शन 3 अगर आप कैश में 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में वो डिसअलाउड हो जाता है। एंड 40 क्लॉज नंबर ए सब क्लॉज 1A क्या बोलता है कि अगर आप किसी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो और उसका टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां 10,000 से ज्यादा का रेंट आपने कैश में पे किया है तो ये तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। इसका मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स कम्स टू द 3,60,000 है, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। और उसके बाद 9,80,000 है, इस 9,80,000 का 30% है, वो आपका डिसअलाउड होगा, दैट इज 2,94,000 एंड 2,94,000। तो आपके पास में टोटल आ जाएगा 3,60,000 प्लस 2,94,000 6,54,000 है, इतना आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलिए, तो ये ट्रस्ट टॉपिक से क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। रॉयल्टी ऑफ द 10 लाख रिसीव्ड बाय फॉरेन कंपनी फ्रॉम द इंडियन कंसर्न in pursuance of the agreement approved by the central government in the previous year 22-23, what will be the tax liability of the company? एक बात समझिए, फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट को कोई भी रॉयल्टी मिलती है तो वो रॉयल्टी कौन सी सेक्शन में टैक्सेबल होती है? 115A में टैक्सेबल होती है। और 115A बोलती है कि अगर मान लो उसका इंडिया में पीई नहीं है, जब कुछ नहीं दे रखा तो ये माना जाएगा इंडिया में पीई नहीं है, तो वो रॉयल्टी है वो टैक्सेबल होती है एट द रेट 10% की रेट से, 10% की रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगी। और प्लस ऑब्वियसली जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे, और अगर वो इनकम है वो आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है फॉरेन कंपनी का तो 2% की रेट से सरचार्ज भी ऐड होगा। तो यहां पे 10 लाख पे अगर आप 10% की रेट से टैक्स लगाएंगे तो 10 लाख पे 10% की रेट और प्लस आप क्या करेंगे 4% की रेट से उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। तो यहां पे 9 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी द बी, 1,04,000 विल बी द राइट आंसर। ये आपका कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन है? तो यहां पे मैं बता दूं ये आपका एनआर टैक्सेशन से है। तो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो बुक है उसमें एनआर टैक्सेशन से आपका ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। Hariwallabh Private Limited has spent a sum of 10 lakh towards the meeting its corporate social responsibility expenditure under Companies Act 2013. The amount of deduction available while computing the business income, एक बात बताइए, ये क्वेश्चन आपका पीजीबीपी से है। और पीजीबीपी में मैंने आपको बताया था कि अगर सीएसआर का खर्चा करते हो तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता आपको। सीएसआर का खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, यहां पे आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 10 का आंसर है वो आपका निल रहेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे, 11 क्या बोलता है? व्हेन अ इंडियन कंपनी पेज 5 लाख टू द फॉरेन कंपनी फॉर द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट हैज टू बी डिडक्ट। अब एक बात समझना, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा लगता है। क्यों अधूरा सा लगता है? क्योंकि एक बात बताओ, पहली चीज तो ये वो फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। अब फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है नहीं है उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पे इनको देना चाहिए था कि इंडियन कंपनी 5 लाख का पेमेंट कर रही है फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी इज नॉट हैविंग अ पीई इन इंडिया। तो उस पर्टिकुलर केस में जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसा देंगे ना उस पे जो टीडीएस तो कटेगा नहीं। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे टीडीएस कटता तो नॉर्मल रेट से कटता करके 194C तो नहीं आएगा यहाँ पे। बट एक बात बताइए, यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, अगर उसका पी नहीं है और इक्वलाइजेशन लेवी कौन सी रेट से लगेगा? 6% की रेट से लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इक्वलाइजेशन लेवी टॉपिक से है। तो इक्वलाइजेशन लेवी आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में है, वहां से ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, When a trader is engaged in the turmeric trade with a turnover exceeding 1,000 lakh dispatch its goods through the Indian Railway, इंडियन रेलवे के थ्रू उन्होंने गुड्स अपना डिस्पैच किया है। The amount of freight payable as on 31st March 2023 is 1,40,000 का उनका फ्रेट पेबल था। It want to claim the freight as a expenditure to satisfy such claim it has to pay the freight to Indian Railway. इंडियन रेलवे को फ्रेट कौन सी डेट तक उनको पे करना पड़ेगा? अब एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कॉल करके कि हम तो सर सीएमए वाले हैं, क्या हमको पीजीबीपी पढ़ना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस।
आपको पीजीबीपी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है जो पीजीबीपी से है। ये जो है ये तीसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू का जो पीजीबीपी से है। ये क्वेश्चन एक पीजीबीपी से रहा, उसके ऊपर ये वाला आपका सीएसआर वाला ये पीजीबीपी से रहा, उसके बाद एक और मैंने जो डेप्रीशिएशन वाला बताया था ये आपका पीजीबीपी से रहा। तो एक बात बताइए, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपका पीजीबीपी से है। तो एक बात बताइए, पीजीबीपी में आपको याद रहेगा एक सेक्शन मैंने बताई थी 43B करके, और 43B क्या बोलती है कि अगर आप वो 5 पेमेंट करते हो, 5-6 कौन कौन से पेमेंट थे याद है आपको? एक तो वही तुम्हारा टैक्स, ड्यूटी और सेस। दूसरा, अगर आपने लोन लिया है शेड्यूल बैंक से, पीएफआई से, एसएफसी से, या फिर आपका एनबीएफसी वगैरह से, और तो उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद में एक और जो वहां पे पॉइंट था जिसमें आप एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन देते हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ या किसी भी फंड में। और एक पॉइंट उसमें यह था कि अगर मान लो आप रेलवे का कोई एसेट यूज करते हो, उसका पेमेंट है, तो आपको खर्चा तभी अलाउ होगा जब आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग उसका एक्चुअल में पेमेंट कर दिया हो। तो यहां पे एक्चुअल में पेमेंट है वो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा। तो हियर गाइस ए विल बी द राइट आंसर। ए जो है वो आपका राइट आंसर यहां पे रहेगा। तो ये रहे आपके एमसीक्यूज। एक बात बताओ, 12 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। मेरे को तो इसमें से एक भी एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं लगा मेरे को। एज वेल एज जब आप सीएमए फाइनल में रहोगे तो आपने अगर एग्जॉस्टिव स्टडी किया है तो आपको इसमें से एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं लगा होगा जहां आपको लगा होगा कि नहीं यार बड़ा डिफिकल्ट है। वैसा नहीं है, क्योंकि ऑल एमसीक्यूज आर मैनेजेबल, और मैनेजेबल है, और आप 24 में से 20 मार्क यहां पे स्कोर आराम से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं, और ये सेक्शन बी में टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है जो 15-15 मार्क के। उसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एज इट इज आपके कंपाइलर में दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, उसमें एज इट इज दे रखा है सेक्शन 79 के रेफरेंस से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में वही है कि भैया जिस ईयर में कोई अगर मान लो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो जिस ईयर में लॉस इंकर करती है ना, उस ईयर में जितने शेयर होल्डर थे 51% सेम शेयर होल्डर होने चाहिए उस ईयर में जिस ईयर में उसको सेट ऑफ लिया जा रहा है। जिस ईयर में सेट ऑफ लिया जा रहा है उस ईयर में सेम होने चाहिए 51% शेयर होल्डर। अगर वो है तो ही वो सेट ऑफ लिया जा सकता है लॉसेस का। और ये सेक्शन लॉसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए नहीं। और ये सेम क्वेश्चन इज गिवन इन अवर कंपाइलर। आप अगर कंपाइलर में जाके देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपके कंपाइलर में दे रखा है करके, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज सेम क्वेश्चन, आई थिंक अमाउंट भी चेंज नहीं है, अमाउंट भी चेंज नहीं है। आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ द 7 मार्क के लिए यहां पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा है इस पेपर में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर बी बोलता है श्री अनुज इज अ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब ये बंदा आर एंड ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उन्होंने डिटेल दी है। इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया का इनकम 3,40,000 है। इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, जेड का इनकम 2 लाख है। और इन्वेस्टमेंट इन द पीपीएफ 10,000 है, तो इसका आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं पीपीएफ का। आगे क्या दे रखा है, फर्दर इट इज नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट विद द कंट्री जेड। कंट्री जेड के साथ हमारा डीटीडब्ल्यू है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। And according to that agreement, income is taxable in the country in which it is earned and not in the other country. ये लोग बोलते हैं कि वो अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि भाई इनकम सिर्फ उसी कंट्री में टैक्सेबल होगी जिस कंट्री में वो इनकम कमाई जाती है। जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो उस दूसरी कंट्री में वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब उस कंट्री में टैक्सेबल है जहां पे वो कमाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड है, ये कंट्री जेड में ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कंट्री जेड में ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन आगे क्या दे रखा है, हाउएवर इन द अदर कंट्री सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। लेकिन उसको एक बार कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते टाइम उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपका स्लैब रेट बढ़ जाएगा करके, ठीक है। एंड फॉरेन इनकम हैज बीन टैक्स इन द कंट्री जेड इज 20% की रेट से वहां टैक्स भरा है, आपको इंडियन टैक्स पेबल निकालना है। तो एक बात बताओ, देखो ये वाली जो इनकम है ना, ये क्वेश्चन 91 सेक्शन का नहीं है, डीटीडब्ल्यू रिलीफ वाला 91 का नहीं है, ये सेक्शन 90 का है। जब डीटीडब्ल्यू है और डीटीडब्ल्यू बोलता है कि कोई भी इनकम जिस कंट्री में आप कमाते हो उसी कंट्री में टैक्सेबल होगी, दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक बात बताओ, ये जो इनकम 2 लाख की है ये बाहर ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। बट इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करते टाइम इसको इंक्लूड करना है। टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आप इंक्लूड कर दो, फिर उसका रिबेट ले लीजिए। अब आप कैसे करेंगे इसके लिए, तो आप एक काम करिए, पहले 340 और 2 लाख को इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका हो गया 540 और माइनस 10,000 निकाल दीजिए, तो 5,30,000 हो गया।
अब 5,30,000 पे इंडिया में आप टैक्स निकाल दीजिए, और टैक्स देखिए 5,30,000 पे कौन सी रेट से आता है, स्लैब रेट से आप टैक्स निकालेंगे। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक जो आपका है वो आपका 5%, 5 लाख से लेके और आपका 10 लाख तक जो रहेगा वो आपका क्या बोलते हैं 20%, बट यहां तो है ही नहीं 30,000 पे। और उसके बाद में आप उसका क्या कर देंगे, रिबेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, उसका रिबेट ले लेंगे। रिबेट कैसे लेंगे पता है, कि जो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आया तो उसी टैक्स रेट पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 लाख से, कि 2 लाख का प्रोपोर्शनल टैक्स कितना आता है उतना तो इंडिया में रिबेट ले लीजिए, बिकॉज उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगा रहे, क्योंकि पहले टैक्स लगाया बट वापस उस इनकम पे जितना टैक्स आता है वो लेस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, इंडिया में ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो ये यहां पे सॉल्यूशन अभी मैंने देखे, तो देखिए आप सॉल्यूशन पे चलेंगे तो 3,40,000 पहले लेंगे। कंट्री जेड का इनकम 2 लाख है, उसको आप ऐड कर लीजिए 5,40,000, उसमें से 10,000 आप लेस कर दीजिए, तो आपका 5,30,000 आया। अब 5,30,000 पे अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 30,000 पे 20% की रेट से और प्लस 12,500, 18,500 आ गया, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 19,240 आया। अब ये 19,240 जो आया है ये कितने पे आया है, 5,30,000 पे। तो 5,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स कम्स टू द आई थिंक इट्स अ 3.63%। तो आप एक काम करिए ना, 2 लाख पे 3.63% जितना रहेगा वो आप लेस कर दीजिए, 7260 है, इतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। कौन सी सेक्शन का, 90 का रिबेट, 90 का रिबेट मिल जाएगा। बाकी वाला जो है वो इंडिया में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। तो चलिए उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने दे भी रखा है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आप बोलोगे ये अनुज वाला क्वेश्चन कहां दे रखा है अपने कंपाइलर में, तो कंपाइलर में आपको पता रहेगा मैंने सीए इंस्टीट्यूट के कुछ पास्ट पेपर डाले हैं, सीए इंस्टीट्यूट के कुछ पास्ट पेपर डाले हैं लास्ट में, आपके कंपाइलर के लास्ट में, उसी में ये क्वेश्चन है, उसी में क्वेश्चन। एक बात बताओ, क्वेश्चन वाइज सीए इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट सेम है, डीटी में क्वेश्चन वाइज आप देखोगे ये सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है पहले, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी पूछ लिया, यहाँ ये वाला क्वेश्चन पहले सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा था, अब सीएमए इंस्टीट्यूट पूछ रही है करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही है, ज्यादा फर्क है नहीं। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Mr. Brown, a non-resident, made an application to the board for advance ruling on 12 July 2022 in relation to transaction proposed to be undertaken by him. On 10 September 2022, he decided to withdraw the application. Suggest whether he can withdraw the application on 10 September 2022 or not. अब एक बात समझना, ये भी क्वेश्चन कंपाइलर में है कि अगर आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में जाते हो तो आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो या नहीं। उसमें टाइम लिमिट होता है 30 डेज का। आप 30 डेज के अंदर अंदर चाहे तो आप 30 डेज के अंदर अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं। 30 डेज के अंदर अंदर आप जो है वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, बट 30 डेज के क्या बाद में भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। एक एमके जैन करके केस लॉ है, और एमके जैन केस लॉ में ये बोला हुआ है कि अगर बार को लगता है तो वो 30 डेज के बाद में भी आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन है वो विड्रॉ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद में, तो ये वाला क्वेश्चन आपके 5 मार्क का है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपाइलर में भी दे रखा है और यहां पे आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस थ्रू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं बताऊं ट्रांसफर प्राइसिंग तो भाई साहब भर भर के दे रखा है, भर भर के। 6 मार्क का उधर था एमसीक्यूज में, अब आप देखिए यहां 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का 10 मार्क का क्वेश्चन है जो ट्रांसफर प्राइसिंग से है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, compute the arm length price through the following information. A limited is a distributor of the IT product. A limited जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है IT प्रोडक्ट का। A limited purchase this product from its related party P limited. P limited एक related party है जो associate enterprise है, तो associate enterprise से ये क्या करता है, कुछ गुड्स है वो परचेज करता है। A limited also trade in laptop manufactured by the X limited. एक X limited कोई बाहर की पार्टी है जो आउटसाइडर है, उससे ये लोग क्या करते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं। P Limited as well as X Limited would supply warranty replacement free of cost to the A Limited. दोनों ही वो रिप्लेसमेंट का वारंटी देती है। अदर डिटेल आपको दे रखी है, और अदर डिटेल के बाद आपको ऐसा बोला ही नहीं कि करना क्या है, कंप्यूट अल्टीमेटली आर्म लेंथ प्राइस। सीधी सी बात है, सीएमए के इंस्टीट्यूट कभी कभी क्वेश्चन बनाती है, पूरा देती नहीं कि करना क्या है भाई, तो बता दो तो करना क्या है, आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है, आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये पार्टी जो है ये अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो एक बात बताओ, उससे जो हम खरीद रहे हैं ना ये माल, ये वाला प्राइस गलत है, ये जो 15,000 है ये गलत है, क्योंकि ये चिटिंग वाला है, ये टेंटेड प्राइस है, ये आपका बायस प्राइस है, ये तुम्हारा टेंटेड प्राइस है, ये तुम्हारा बायस प्राइस है, तो ये वाला प्राइस है वो गलत है, ये वाला प्राइस जो है ये आपका गलत है, अपने को ये प्राइस सही निकालना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो मेथड लगेगी दैट इज कॉल्ड रीसेल प्राइस मेथड।
आपको यहां पे जो मेथड लगेगी ना वो आपकी रीसेल प्राइस मेथड लगेगी। क्या लगेगी? रीसेल प्राइस मेथड लगेगी। तो हम एक काम करते हैं, रीसेल प्राइस मेथड है, वो रीसेल प्राइस मेथड से अपन क्या करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। बट रीसेल प्राइस मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई अपन ने आउटसाइडर को कितने में बेचा, तो सेल प्राइस हमारी 18,000 है, 18,000 में हमने आउटसाइडर को बेचा। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई 18,000 में बेचा, हम कितना प्रॉफिट चार्ज करते हैं, तो हम देखेंगे कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन हमारा ये वाला कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, ये दूसरा वाला जो है ये हमारा कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, ये दूसरा वाला कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है। तो आप देखिए दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में हम कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। तो मैं दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं, तो मैं बताऊं 26,000 जो आउटसाइडर से खरीदा, आउटसाइडर को बेचा 26,000 माइनस 22,000 और माइनस कर दीजिए 700, तो आपके पास 3,300 का प्रॉफिट है। और ये 3,300 का प्रॉफिट अगर आप सेल पे निकालते हैं 26,000 पे, तो मैं बताऊं बाकी वाले 12.69% का आपको प्रॉफिट है। जो आपका रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो क्या बोलते हैं, जो आपका आउटसाइडर वाला ट्रांजेक्शन है उस पर 12.69% का आपका प्रॉफिट है। तो एक बात बताइए, यहां पे आपका 12.69% सेल पे प्रॉफिट है, तो आप जो एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीद के बेच रहे हो उस पे भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका 12.69% होना चाहिए। तो आप एक काम करिए ना, 18,000 पे अगर आप 12.69% प्रॉफिट लेते हैं तो इसका मतलब 2284 का आपका प्रॉफिट आना चाहिए। तो 2284 का प्रॉफिट आना चाहिए, तो 18,000 माइनस 2284 इट्स कम्स टू द 15,716 रुपए। ये आपकी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए। और इसमें से ऑलरेडी आपने 500 रुपए का खर्चा कर दिया ये वाला करके, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी परचेज होनी चाहिए 15,216 रुपए की। आपकी परचेज होनी चाहिए 15,216 रुपए है, उतने से आपकी परचेज होनी चाहिए 15,216। आपने परचेज कितने पे की है? 15,000 पे की है, तो उल्टा आपने तो परचेज कम पे की है ना। तो परचेज कम पे की है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट ज्यादा बताया। अगर आप आर्म लेंथ प्राइस लोगे तो यहां पे तो क्या होगा, इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप परचेज 15,216 पे रिकॉर्ड करोगे, अगर आप परचेज है वो 15,216 पे रिकॉर्ड करोगे, 15,216 पे रिकॉर्ड करोगे, तो इंडिया में प्रॉफिट उल्टा कम हो जाएगा। और इंडिया में जहां प्रॉफिट कम होता है वहां ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगता, वहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग आपका लगेगा ही नहीं। तो यहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है वो आपका नहीं लगेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 मार्क का क्वेश्चन था और ये भी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग से तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट जो मुझे दिख रहा है सेक्शन 270 ए से दिख रहा है, ये आपके पेनल्टी टॉपिक में। और मैं बताऊं मैंने ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया था, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लास में कराया था, उसका बुक में कहीं दे नहीं रखा था, बट सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा कराया था। इसमें क्या होता है ना कि अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम जो रहती है उस पर आपका पेनल्टी लगता है। जो टैक्स आता है उस टैक्स का कितना परसेंट लेने का, जो भी टैक्स आता है उस टैक्स का आपको लेना पड़ता है कितना परसेंट, बोलो ना कितना परसेंट, 50%। अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम है और मिस रिपोर्टेड इनकम है तो 200% लेना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ रिटर्न इनकम जो है वो 80 लाख है और असेस्ड इनकम 120, और इस पे टैक्स निकाल के दे रखा है। देखो टैक्स निकाल के ही दे रखा है, बढ़िया चीज किया है उन्होंने। और बुक प्रॉफिट है, इसमें भी बढ़ गया असेस्ड में, तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट जो बढ़ा वो भी निकाल के दे रखा है, उसका भी टैक्स निकाल के दे रखा है। तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहली चीज, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है भाई, पता नहीं क्या 10 मार्क का, 3 मिनट में हो जाए ये क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, पेनल्टी कितनी लगेगी, तो आप एक काम करिए, ये जो दोनों टैक्स है इस टैक्स में से इस टैक्स को लेस कर दीजिए। तो इस टैक्स में से इस टैक्स को आपने लेस कर दिया, पहला तो ये ले लीजिए, फिर इस टैक्स में से इस टैक्स को लेस कर दीजिए, ये ले लीजिए। अब दोनों की टोटल कर दीजिए, उस पे या तो 50% पेनल्टी लगेगी या 200% पेनल्टी लगेगी। मिस रिपोर्टेड इनकम है तो 200%, अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो 50%, ये आपकी पेनल्टी लगेगी। तो आप टैक्स में से, अगर यहाँ टैक्स कैलकुलेट करने का बोला होता तब तो 10 मार्क डिजर्व करता है ये क्वेश्चन, बट अगर टैक्स ही जब दे रखा है तो ये डिजर्व नहीं करता 4 मार्क से ज्यादा करके, ठीक है। बट इन्होंने 10 मार्क के लिए पूछा है तो कोई बात नहीं, माए बाप करके आई से अपनी जो सीएमए इंस्टीट्यूट है वो जैसा बोल रही है वैसा अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन द सेकेंडरी एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 92C। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन भी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है आपको पता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से अगर इंडिया में इनकम बढ़ जाती है,
प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से अगर इंडिया में जो इनकम है वो इनकम अगर बढ़ जाती है प्राइमरी एडजस्टमेंट में आर्म लेंथ प्राइस की वजह से, और अगर वो प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो भी पैसा है ना, अगर वो प्राइमरी एडजस्टमेंट 5 रीजन की वजह से हुआ है, या तो सुओ मोटो आपने किया है, या एओ के ऑर्डर की वजह से हुआ है, या अप्पा की वजह से हुआ है करके, या सेफ हार्बर रूल्स की वजह से हुआ है, या मैप की वजह से हुआ है, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो प्राइमरी एडजस्टमेंट का पैसा वो इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर। अगर आपने नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने उसको लोन दिया है करके, ठीक है, और उस पर फिर इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड होगी हर साल। और इंटरेस्ट कैसे लोगे, अगर वो डिनोमिनेटेड इन द इंडियन करेंसी है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को एसबीआई का 1 ईयर का लैंडिंग रेट प्लस 3.25%, और अगर मान लो वो फॉरेन करेंसी में है तो आप क्या करोगे, 30 सितंबर का आप लिबोर लोगे, लाइबोर, और लाइबोर प्लस 3% करोगे, वो इंटरेस्ट की रेट आएगी। उसमें एक और ऑप्शन ये होता है कि आप एक काम करिए, लमसम टैक्स भर दीजिए 18% प्लस 18% प्लस 12% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 20.9664%, इतना टैक्स भर दीजिए, तो फिर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो जो मैंने थ्योरी में दे रखा है वो एज इट इज आप यहां पे लिख के आपको आना है करके, ठीक है। तो वैसा आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कर रहे हो, जैसे एटीसी ले रहे हो आप करके, ठीक है, एटीडी का डिडक्शन ले रहे हो, 30% का स्टैंड डिडक्शन ले रहे हो, 50,000 का सैलरी में डिडक्शन ले रहे हो, अगर आपका 5 लाख से कम इनकम है तो आप 87A का रिबेट ले रहे हो, दैट इज द लॉ मेकर्स का इंटेंशन। तो वो आपका जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि लॉ के लूफॉल को आप यूज कर रहे हो, जो लॉ है उस लॉ के लूफॉल को आप यूज करते हो, लॉ के लूफॉल्स को आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस करके, कि लॉ मेकर्स का ऐसा इंटेंशन नहीं था बट आप गलत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद में ये ब्लैक मनी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे, और ब्लैक मनी का आपको रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप YouTube पे जाइए और YouTube पे आप रिवीजन लेक्चर डालिए, ऐसा डालिए ब्लैक मनी रिवीजन लेक्चर बाय द सीए भवर बोराना, आपको रिवीजन लेक्चर YouTube पे मिल जाएगा। जस्ट लिसन दैट रिवीजन लेक्चर एंड नोट्स इज गिवन इन योर कॉम्पैक्ट ओनली ब्लैक मनी, तो आप वहां से आप देख सकते हैं करके, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द ट्रांसफर प्राइसिंग। भाई साहब ट्रांसफर प्राइसिंग तो भर भर के दे रखा है उन्होंने करके, ठीक है। और देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग का 8 मार्क का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, ये क्वेश्चन बोलता है मेगाबाइट आईएनसी ऑफ द फ्रांस, फ्रांस की कंपनी है, एंड आर लिमिटेड ऑफ इंडिया आर एसोसिएट एंटरप्राइज। तो मेगाबाइट फ्रांस की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है आर लिमिटेड। आर लिमिटेड इंपोर्ट 3000 कंप्रेसर ऑफ द एयर कंडीशनर फ्रॉम द मेगाबाइट आईएनसी एट द 7500 पर यूनिट। 7500 में अपन उनसे खरीदते हैं, किससे, मेगाबाइट से कंप्रेसर खरीदते हैं इंडिया में। एंड दिस आर सोल्ड टू द प्लेजर कूलिंग सॉल्यूशन लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 11,000 पर यूनिट, मींस आगे हम उसको 11,000 में बेच देते हैं। R Limited had also imported similar product from the cold INC Poland and sold outsider at the gross profit margin of 20% on the sales। मीन सेल्स पे हम बाकी वालों को अगर मान लो अगर आउटसाइडर से खरीद के आउटसाइडर को बेचते हैं तो 20% सेल्स पे अपन क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। मेगाबाइट आईएनसी ऑफर्ड अ क्वांटिटेटिव डिस्काउंट ऑफ द 1500 पर यूनिट, 1500 पर यूनिट है वो हमको क्वांटिटेटिव डिस्काउंट यहां पे मिलता है मेगाबाइट से करके, ठीक है। कोल्ड आईएनसी could offer only 500 पर यूनिट एज अ क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, वो कोल्ड आईएनसी सिर्फ 500 क्वांटिटेटिव डिस्काउंट देती है, ये ज्यादा डिस्काउंट देती है, तो यहां पे भैया ज्यादा डिस्काउंट देती है तो फायदा हो जाएगा यहां पे करके, ठीक है। उसके बाद में द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम कोल्ड आईएनसी पोलैंड had a cost of 1200 per piece and in respect of purchase from cold INC R Limited had to pay 200 only at a freight charges। तो यहां पे जब अपन R Limited जो है वो R Limited जब कोल्ड आईएनसी से खरीदती है तो उस पर्टिकुलर, एक सेकंड वापस मैं ये वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, द फ्रेट एंड कस्टम्स ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम द कोल्ड आईएनसी पोलैंड, कोल्ड आईएनसी पोलैंड 1200 पर पीस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम कोल्ड आईएनसी, यहां पे कुछ ना कुछ लाइन में दिक्कत है, हाँ एक सेकेंड, हाँ यस देयर इज अ मिस्टेक, यहां पे आप जो है ना ये वाला जो कोल्ड आईएनसी जो लिखा हुआ है इसको आप काट के और यहां पे लास्ट वाली लाइन जो है यहां पे आपको लिखना चाहिए मेगाबाइट आईएनसी, ये आपका मेगाबाइट आईएनसी आएगा।
Analyze the light of the related provision of income tax law and compare the amount of arm length price and total income of R लिमिटेड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो एक बात समझना, ये क्वेश्चन क्या है कि यहां पे इंडिया का एंटरप्राइज है जिसका नाम है आर लिमिटेड, और ये क्या कर रहा है, मेगाबाइट आईएनसी जो उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे क्या कर रहा है, कंप्रेसर खरीद रहा है। और कंप्रेसर कितने में खरीद रहा है, 7,500 रुपए में खरीद रहा है। और आगे कितने में बेच रहा है, 11,000 रुपए में बेच रहा है। 7,500 में एसोसिएट से खरीदा, आगे 11,000 में उसको बेच रहा है। अब एक बात समझना, यही काम जब वो दूसरों से करता है तो उसमें 20% मार्जिन लेता है सेल्स पे, सेल्स पे उसको 20% मार्जिन मिलता ही है। और दोनों में कॉस्ट में भी फर्क है। कॉस्ट में क्या फर्क है कि यहां पे अपने को मेगाबाइट जो है वो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट और ऑफर करती है, क्योंकि अपन उससे ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट है वो 1,500 रुपए ऑफर करती है। लेकिन ये दूसरी वाली जो कंपनी थी कोल्ड आईएनसी वो 500 ही करती है, तो यहां 1,000 रुपए डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए इसमें। दूसरी चीज एक और ये है कि भैया एक बात बताइए, जो फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी हम पे करते हैं जब कोल्ड आईएनसी से खरीदते हैं तो हम 1,200 पे करते हैं, बट मेगा आईएनसी मेगा बाइट से खरीदेंगे तो सिर्फ हमको 200 रुपए ही पे करना पड़ता है। तो यहां पे जो है वो बेसिकली आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो यहां पे भी देखिए मेथड कौन सा लगेगा, रीसेल प्राइस मेथड। ऊपर भी एक क्वेश्चन रीसेल प्राइस मेथड का है और ये क्वेश्चन भी आपका रीसेल प्राइस मेथड से है, ये क्वेश्चन भी आपका रीसेल प्राइस मेथड से। और जब रीसेल प्राइस मेथड की क्वेश्चन आता है, देखो रीसेल प्राइस मेथड कब लगता है, जब आप एसोसिएट से खरीद के और बाहर नॉन एसोसिएट को बेच रहे हो। तो एसोसिएट से खरीद के नॉन एसोसिएट को बेच रहे हो तो आपने जो खरीदा 7,500, ये तुम्हारा टेंटेड प्राइस है। टेंटेड प्राइस का मतलब ये वाली प्राइस है, ये बायस प्राइस है। आपको ये प्राइस निकालनी है कि परचेज प्राइस सही क्या होनी चाहिए थी। तो सही क्या होनी चाहिए, तो आप एक काम करिए, रीसेल प्राइस फॉलो करते टाइम सबसे पहले आपकी सेलिंग प्राइस ले लीजिए 11,000। अब एक बात बताइए, अगर आप सिमिलर ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो आपका जीपी मार्जिन कितना रहता है, 20% ऑन द सेल। तो 20% ऑन द सेल रहता है, तो आप मुझे बताइए 11,000 मल्टीप्लाई बाय 20% ऑन सेल, इट्स कम्स टू द 2,200। माइनस कर दीजिए 11,000 में से, तो 11,000 माइनस 2,200 इट्स कम्स टू द 8,800। ये मैं बताऊं आपकी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, ये टोटल कॉस्ट आनी चाहिए। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो डिफरेंशियल खर्चे हैं उसको आप लेस कर दीजिए। अब एक बात बताओ, अपने को जो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो डिस्काउंट भी देती है, वो कितना डिस्काउंट देती है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी। तो जब 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी तो उस डिस्काउंट का जो एडजस्टमेंट है वो आप कर लीजिए। तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट आ गया, एज वेल एज द अपने को 800 रुपए का सेविंग उसमें भी हो रहा है, तो वो भी अपनी कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि फ्रेट का खर्चा है वो यहां पे कम लग रहा है। ठीक है, तो 800 रुपए का वो भी आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके पास में अमाउंट कितना आता है। तो आप अगर मैं आपको सॉल्यूशन से बताना चाहूं तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यहां पे क्या है, सॉरी वो 800 नहीं, दैट इज अ 1,000 बिकॉज 1,200 और 200 है ना। हाँ हाँ, 1,200 और 200 तो 1,000 रुपए का फर्क है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 11,000 रुपया जो है वो आपका क्या है, रीसेल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस है। उसके बाद में आप क्या करिए, एडजस्टमेंट डिफरेंसेस के लिए दे दीजिए, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसका ले लीजिए 20%। उसके बाद में जो इंक्रीमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस थे उसके एडजस्टमेंट कर लीजिए, आर्म लेंथ प्राइस आपकी 6,800 आ जाएगा। इतने में आपको परचेज होना चाहिए था। अब आपने परचेज कितने में किया, 7,500 में किया, तो आपने अपनी कॉस्ट बढ़ाई है, मिस प्रॉफिट कम किया है। तो 7,500 माइनस कर दीजिए 6,800, इट्स कम्स टू द 700 और मल्टीप्लाई बाय आपने 3,000 यूनिट खरीदी है, तो 21 लाख रुपया है वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। जो 21 लाख रुपए है वो 21 लाख रुपए आपके प्रॉफिट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। दिस वाज वन एडजस्ट में वन करेक्शन था, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज पॉइंट नंबर 6 करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आईसीडीएस भी पूछा हुआ है। एक आधा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आईसीडीएस के बारे में 5-6 मार्क का पूछा जाएगा, आईसीडीएस 3 के बारे में लिखिए। अब मैं एक बात बताऊं ना, आईसीडीएस नॉर्मली बच्चे जो है फाइनल में भी छोड़ के जाते हैं। मैंने तो आपको कराया है बहुत अच्छे से आईसीडीएस, आप देखोगे तो आईसीडीएस टॉपिक अलग से मैंने दे रखा है अपनी बुक में, और आई थिंक टॉपिक नंबर 5 रहेगा जो सेपरेटली मैंने पूरा आपको अलग से दे रखा है उस टॉपिक को। तो अगर आप वहां से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आईसीडीएस बहुत सारे बच्चे हैं वो छोड़ के जाते हैं, तो आईसीडीएस वाला एक तो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्माइल लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ द हैप्पी लिमिटेड। ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। स्माइल लिमिटेड ओन्स अ प्लांट ए एंड प्लांट बी, डेप्रीशिएशन रेट 40% है। डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक 3 लाख रुपीज ऑन द 1 अप्रैल 2022 को। तो यहां पे जो स्माइल लिमिटेड है उसका ब्लॉक में ए और बी दो असेट है और उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस साल की 3 लाख रुपीज है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस साल की 3 लाख रुपीज है। प्लांट बी वॉज परचेज एंड पुट टू यूज ऑन द 10 नवंबर 2020 को। 10 नवंबर 2020 मतलब 2 साल पहले खरीदा था, जिसकी कॉस्ट 70,000 थी। प्लांट बी ट्रांसफर बाय
अब प्लांट बी ये ट्रांसफर हो रहा है, स्माइल लिमिटेड टू द हैप्पी लिमिटेड ऑन 14 दिसंबर 2022 एट अ 20,000 रुपीज में ट्रांसफर हो रहा है. It is put to use by Happy Limited on the same date. Happy Limited owns plant C as on 1st April 2022. Depreciation का रेट 40% है, depreciated value है वो 60,000 है. आपसे पूछा क्या है, excess the amount of depreciation in hands of Smile Limited and Happy Limited for the assessment year 23-24 in accordance with the related provision of the law. तो ये depreciation से related question है. अब एक बात बताओ, पहली चीज तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, दैट इज द स्माइल लिमिटेड, तो स्माइल लिमिटेड का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, 3 लाख रुपीज है. अब एक बात बताइए, 3 लाख रुपीज उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, क्या इसने इस साल कोई असेट खरीदी है क्या, आंसर इज नो. इस साल उसने कोई भी असेट नहीं खरीदी स्माइल लिमिटेड ने. अब एक बात बताओ, स्माइल लिमिटेड ने इस साल कोई भी असेट नहीं खरीदी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये 3 लाख में से एक तो उसने असेट बेची है, जो प्लांट बी है वो बेच दिया, कितने में बेचा, 20,000 में, तो आप लेस कर दीजिए. तो 3 लाख में से 20,000 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2,80,000 बचेगा. तो 2,80,000 पे 40% की रेट से इनको डेप्रीशिएशन मिलेगा 1,12,000 का. तो 1,12,000 का डेप्रीशिएशन है वो इनको मिल जाएगा. तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 3 लाख रुपीज है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, उसमें से प्लांट बी बेच दिया 20,000 में, तो 280 बचा, उस पर 1,12,000 डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गया, ये स्माइल लिमिटेड का. अब एक बात बताओ, हैप्पी लिमिटेड क्या है, हैप्पी लिमिटेड ने असेट खरीदी 20,000 में, लेकिन क्या होता है ना, जब 100% होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया, तो मैं बताऊं आपकी कॉस्ट क्या आती है पता है, जो उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी वो एज इट इज आपकी कॉस्ट आ जाती है, जो आपने खरीदा है उसमें नहीं आती. क्योंकि आप अगर देखोगे ना, सेक्शन 43(1) की पीजीबीपी की मैं एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने बहुत सारी, मैंने क्या लॉ मेकर ने दे रखी है एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन. उसमें एक एक्सप्लेनेशन 6A होती है, 6A होती है, 7A होती है. अब एक बात बताओ, वो एक्सप्लेनेशन में यही है कि अमलगमेशन डीमर्जर में एसेट ट्रांसफर होती है या होल्डिंग सब्सिडरी को एसेट ट्रांसफर होती है ना, तो जो लेता है, जिसको एसेट मिलती है, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जो उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो एज इट इज आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी. तो जो उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी. अब उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे, तो उसने वो असेट कब खरीदी थी, तो मैं बताऊं, उसने 2020 में खरीदी थी वो असेट, और 2020 में कितने में खरीदी थी, 70,000 में खरीदी थी, तो आप 70,000 ले लीजिए. अब एक बात बताइए, उस ईयर का जो 20-21 का डेप्रीशिएशन हाफ रेट से मिला होगा, क्योंकि 2020 में उसने खरीदी थी, तो उस ईयर का डेप्रीशिएशन आपको हाफ रेट से मिला होगा. तो हाफ रेट से कितना मिला होगा, तो 70,000 माइनस 70,000 का आप 20% कर दीजिए, 14,000, 56,000 2021 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गई. अब 2021 का डेप्रीशिएशन वापस उस पे 40% मिला होगा, तो आप लेस कर दीजिए, 33,600 आता है, 33,600. वो अब यहां पे इसकी क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट होगी. जो ये कंपनी है इसकी एक्चुअल कॉस्ट, जो हैप्पी लिमिटेड है उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 20,000 नहीं होगी, 33,600 होगी. उतने से ब्लॉक में ऐड कर दिया, अब उस पे 40%. इस साल में आप डेप्रीशिएशन ले लीजिए. इस साल भी 40% नहीं ले पाएंगे क्योंकि हाफ रेट से लेंगे, क्योंकि जो खरीदा है वो दिसंबर में खरीदा है, और जब दिसंबर में खरीदा है तो हाफ रेट से आप डेप्रीशिएशन लेंगे, तो यहां पे आप हाफ रेट से डेप्रीशिएशन ले लेंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए करके, ठीक है. और बी ऑलरेडी मैंने बता दिया. अब एक बात बताइए, आगे वाले क्वेश्चन है वो थोड़े आपको करने पड़ेंगे, मैं नहीं करा रहा. अब हर क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करने गया तो फिर आप करोगे क्या, मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है करके, ठीक है. मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, या आपको करना पड़ेगा. ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी ट्रांसफर प्राइसिंग से है, जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रांसफर प्राइसिंग से. देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग से कितना सारे क्वेश्चन है. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है, मींस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो ये भी आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला. उसके बाद में जो सेक्शन सी वाला है उसमें पहला क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन अपने कंपाइलर में दे रखा है डीटीडब्ल्यूए टॉपिक में. दिस सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन द डीटीडब्ल्यूए टॉपिक, ये डीटीडब्ल्यूए टॉपिक में दे रखा है. बट इसमें ना एक चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए था, इनको ये बोलना चाहिए इग्नोर एएमटी, इन्होंने नहीं बोला है बट इनको बोलना चाहिए था इग्नोर एएमटी. अल्ट नहीं, अब एएमटी लगेगा ही नहीं क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं होगी. हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. हाँ बट है ना, इनको है ना हर जगह एक चीज वो बोलनी चाहिए कि इग्नोर 115 बीएससी, सीए इंस्टीट्यूट बोलती है कि 115 बीएससी को इग्नोर करो. यहाँ पे 115 बीएससी को इग्नोर करने का बोला नहीं है, तो 115 बीएससी भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालनी है 90. ये सेम क्वेश्चन अपने कंपाइलर में दे रखा है, सेम क्वेश्चन अपने कंपाइलर में ये दे रखा है करके, ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये मैट का क्वेश्चन है. पहले आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालिए, फिर आप मैट के हिसाब से टैक्स निकालिए, बुक प्रॉफिट निकालिए और उस पर आप टैक्स निकालिए. तो ये क्वेश्चन भी दे रखा है. सो दिस इज द आपका सेट नंबर 1. अब एक बात बताऊं मैं आपको, भले आप ओल्ड सिलेबस में हो 2016 या 2022, क्वेश्चंस वही है.
क्वेश्चन वही है, हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए वो ओल्ड वालों के एग्जाम में आ जाए, और हो सकता है लाइक ओल्ड वाले में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मॉडल टेस्ट पेपर में वो न्यू वालों के एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो आप ये मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप सॉल्व करके जाएंगे। चलिए, दिस वाज द मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। अब अपन बात करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 की करके, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब सेट नंबर 2 की। और सेट नंबर 2 की अगर बात करें तो सीधा चलेंगे अपन एमसीक्यू पे, बाकी कैसे कैसे क्या आता है वो मैं बता चुका हूं। तो एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू बोलता है गार प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई। गार प्रोविजन कब नहीं लगेगा, गार प्रोविजन है वो कब नहीं लगेगा। एक बात बताओ, गार प्रोविजन कब लगता है? तो गार प्रोविजन तब लगता है जब दो चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो आपका कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए, और उसमें जो आपका जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो टैक्स बेनिफिट आपका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तब गार लगता है। तो गार कब लगता है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए, और उसमें जो टैक्स बेनिफिट हो रहा है, जितनी भी पार्टियां उस अरेंजमेंट में है उनको जो टोटल मिला के जो टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, तब वहां पे गार लगता है। तो कहां पे नहीं लगेगा? तो अगर मैं बोलूं कहां पे आपका जो गार है वो नहीं लगेगा, गार प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई an arrangement where the tax benefit in the relevant assessment year arising in aggregate to all the parties to the arrangement does not exceed the sum of the 3 करोड़। तो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है करके, ठीक है, तो वहां पे गार नहीं लगेगा, सीधी सी बात है करके, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन मींस, एक बात बताइए, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? जो ट्रांजेक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ में होता है। एक बात बताओ, अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन करते हो वो तो कंट्रोल ट्रांजैक्शन होता है। जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में ट्रांजैक्शन होता है उसको अपन कंट्रोल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? एंटरप्राइज अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड योर अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 का मतलब होता है ट्रांसफर प्राइसिंग will apply only if the aggregate value of specified domestic transaction entered into by the taxpayer during the year exceed a sum of the 20 करोड़ रुपीस। तो ये तो पता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगता है जब वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तब वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, अदरवाइज ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगता। उसके बाद इन रेस्पेक्ट ऑफ द डीटीडब्ल्यूए जनरली इंडिया कौन सा फॉलो करती है? तो ये आपको पता है, वो 3 लास्ट वाले टॉपिक मैंने दिए, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड तुम्हारा लाइक टैक्स कन्वेंशन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटी एंड एक और बैप्स वाला टॉपिक। और उसमें एक जगह दे रखा है दैट इज टैक्स ट्रीटी वाले में कि इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करती है। इंडिया जो है ना वो यूएन मॉडल फॉलो करती है। वी आर अ पार्ट ऑफ द यूएन, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओईसीडी, वी आर पार्ट ऑफ द यूएन। तो अपन क्या करते हैं? यूएन मॉडल फॉलो करता है। तो इंडिया जनरली जो है वो यूएन मॉडल है वो फॉलो करता है। उसके बाद ICDS इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड। ICDS है वो पीजीबीपी अदर सोर्सेज की इनकम निकालने के लिए, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज की इनकम कैलकुलेशन में काम आता है, और वो भी बुक्स मेंटेन करने के लिए नहीं। देयर इज नो नीड टू फॉलो द ICDS फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपने अकाउंट्स के हिसाब से मेंटेन करिए। सिर्फ ICDS है वो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए यूज होता है। तो ICDS है वो पीजीबीपी का इनकम एंड अदर सोर्सेज का इनकम। तो यहाँ पे पीजीबीपी दे रखा है, अदर सोर्सेज तो नहीं दे रखा। सो राइट आंसर इज ए। उसके बाद में countries that employ explicit policies designed to attract the international trade oriented activity by minimizing the tax and reducing and eliminating of the other restriction on the business operation is described है। एक बात बताइए, ऐसी कंट्री को क्या बोलते हैं? जो कंट्री क्या करती है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अपने यहाँ पे लोगों को बुलाती है और बोलती है तुम बहुत कम टैक्स भरो, या टैक्स भरो ही मत, या तो कम टैक्स भरो या टैक्स भरो ही मत। उस ऐसी कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, जहां टैक्स का सुकून मिल जाता है। टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज करके। चलिए उसके बाद में शक्षिता फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर है किसके? फर्टिलाइजर के। A factory building has been constructed for the 40 lakh rupees and occupied on the 12th Feb 2020 को। Additional depreciation allowable for that factory building is including surcharge and cess। एक बात बताइए, बिल्डिंग पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं ना। एक बात बताइए, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। उसमें भी न्यू होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। जो ऑफिस में यूज होता है वो नहीं होना चाहिए, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होता है वो नहीं होना चाहिए। तो बेटा उनको छोड़ के बाकी वाली जो रहते प्लांट एंड मशीनरी उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ निल। उसके बाद में अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, और देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है।
KLM is a company having international transaction of 7 crore rupees relating to purchase of raw material from its subsidiary company. Messrs BL Inc USA and KLM is required to keep and maintain books of accounts and document means 92D जो ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो एक बात बताओ, ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं लोकल फाइल करके, टीपी स्टडी रिपोर्ट एंड ऑल। तो वो एक बात बताओ कितने साल के लिए रखनी पड़ती है? 8 असेसमेंट ईयर के लिए रखना पड़ता है, 8 ईयर्स के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो 8 ईयर्स तक आपको इसको रखना पड़ेगा, 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको वो डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना पड़ता है। तो यहां पे ए इज अ राइट आंसर। उसके बाद ABC and Company Limited earn 15 lakh by way of transfer of carbon credit. The tax liability in respect of carbon credit, एक बात बताओ, कार्बन क्रेडिट को बेचते हो ना तो टैक्स आपको पता है 10% की रेट से लगता है। तो 10% की रेट से टैक्स लगता है। सेक्शन 115 BBG करके है शायद, राइट? 115 BBG करके एक सेक्शन है, उसमें बोला हुआ है कार्बन, ये पहले ही टॉपिक में मैंने दे रखा है कि कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स को अगर आप बेचोगे तो उस पर आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा। तो 10% की रेट से और प्लस आप क्या करेंगे उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से वो आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा 1,56,000 प्लस आप क्या करेंगे 1,50,000 प्लस 4%, तो 1,56,000 है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मिस्टर अरुण एज 50 इयर्स का है, हैज बिजनेस लॉस ऑफ द 15 लाख, उसका बिजनेस का लॉस है 15 लाख का, एंड अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है वो 20 लाख का है। टोटल टैक्स, वो तो सिमिलर क्वेश्चन उसमें भी था, 20 लाख का जो है वो आपका कैश क्रेडिट है। तो सेक्शन 68 में 78% की रेट से टैक्स लग जाएगा, उसके सामने कोई भी लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं होता। तो 20 लाख का आप 78% करेंगे, इट्स कम्स टू द 15 लाख रुपए अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। बाबू 78% ना, हाँ 20 लाख का 78% 15,60,000 है, इतने का आपको टैक्स लग जाएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। विकास हैज अ एडवर्टाइजमेंट ऑन द फेसबुक his business of coaching. He is required to pay the 20,000 in the previous year to the Facebook for the advertisement. एक बात बताओ, इक्वलाइजेशन लेवी तभी लगता है ना जब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का एडवर्टाइजमेंट देते हो। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का एडवर्टाइजमेंट है तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो यहां पे कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी है वो आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट अमाउंट इज नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट पार्ट, कुमार इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर प्रोडक्ट। ये लेदर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। It was set up in the backward area and became the eligible for the subsidy of 25% of the generator. Generator पे 25% सब्सिडी मिलेगी। To be used in the guest house. गेस्ट हाउस में वो जनरेटर यूज होने वाला है। तो गेस्ट हाउस में यूज होगा तो पहली चीज तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जब फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है तो मिलता है, अगर मान लो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस वगैरह में यूज होता है वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। Acquired by the 12 lakh rupees on 15 December 2022, it received the subsidy in the March 2023. The amount of depreciation for the year applicable rate would be the, एक बात बताइए आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो मैं बताऊं 12 लाख रुपीस का जनरेटर है, इसमें से आपका 25% आप लेस कर दीजिए तो आपका एक बात बताइए 3 लाख रुपीस आप लेस कर देंगे तो बचेगा कितना? 9 लाख रुपीस मिले बचेगा। अब 9 लाख रुपीस पे आपका 15% की रेट से, और वो भी 1/2 क्योंकि हाफ रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इसका मतलब 9 लाख पे आप 15% मल्टीप्लाई बाय हाफ रेट से, तो मल्टीप्लाई बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइड बाय 2, 67,500 है, इतने का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये आपको 24 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। अगर आप ऐसा अच्छे से करके जाते हैं तो आपका काम बन जाता है। 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं तो अभी और तो नहीं कराऊंगा करके, ठीक है। अभी तो आपको करना पड़ेगा, आप थोड़ा एफर्ट लगाइए यार, मेरे एफर्ट लगाने से नहीं होगा। मैं तो आपको हर चीज करा लूंगा, मेरे को तो सब आता है। अल्टीमेटली आपको आना चाहिए ना, क्या आपको आता है या नहीं आता वो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन क्राउन का नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसकी ये इनकम है और ये इनकम पे उसका जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया है। इसमें डिडक्शन का भी पार्ट आया है कि भैया डिडक्शन है वो कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद देखेंगे करके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप खुद देखेंगे। एक में मैंने को लगा था कहीं गलती है, वो गलती कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके बाकी वाले क्वेश्चन आप करोगे, बाकी वाले क्वेश्चन आप करोगे, मैंने देखा है ऐसा कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें पूछी है। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत पूछा है, ये स्लम सेल भी पूछा है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द स्लम सेल। लोग बोलते हैं कैपिटल गेन नहीं आता हमारे सीएमए में, देख लो ये स्लम सेल है करके, ठीक है। ये स्लम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी भाई साहब ट्रांसफर प्राइसिंग तो भर भर के पूछा है। पार्ट सी मस्त वाला है, इसमें पहला क्वेश्चन रहता है आपका DTAA से रिलेटेड, ये DTAA से रिलेटेड क्वेश्चन रहा, ये सिमिलर क्वेश्चन बुक में दे रखा है, और ये तुम्हारा मैट वाला क्वेश्चन रहा।
ये तुम्हारा मैट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैट और DTAA से ही आएगा एग्जाम में भी, क्योंकि दो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे, दोनों में उन्होंने ऐसा दिया, तो एग्जाम में भी ऐसा ही रहने वाला है। चलिए, तो ये आप करेंगे। मेरे को कहीं पे लगा था एक जगह गलती है, कुछ गलती क्या है मॉक टेस्ट पेपर के 2 के सॉल्यूशन में, मैं देख रहा था जब, तो मुझे गलती मिली थी। मैं बताता हूँ क्या गलती है, लेट मी चेक। यस पीपल, गलती उसमें नहीं है, गलती है 2016 का जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है, मॉक टेस्ट पेपर, MTP बोल सकते हो आप। सिलेबस 2016 के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर आया है सेट 1, उसमें गलती है। और कहाँ गलती है वो मैं बताऊँ आपको, ठीक है। देखो, पहले तो MCQs है, MCQs तो एकदम ही इजी है। अब मतलब इतने इजी MCQs हो सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहला, अब ये MCQs मैं नहीं कराऊंगा, तुम करोगे। कोई ऐसा वाव वाला कहीं पे मुझे तो दिखा नहीं, तो तुम इजीली कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलती है वो मैं बता दूं, तो एक तो ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए, और जो 2 का ए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती है। क्योंकि यहां पे देखिए, नॉर्थ स्टार कंसल्टिंग लिमिटेड एक कंपनी दे रखा है, और कंपनी का 31 मार्च 2023 के हिसाब से उन्होंने इनकम दे रखा है। उस इनकम पे जो भी टैक्स आता है वो टैक्स दे रखा है, TDS से कटा कितना वो दे रखा है, और आपको ये एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, इन्होंने बोला है ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होती है? तो कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 अक्टूबर 2023 होगी। 31 अक्टूबर 2023, क्योंकि कंपनी के लिए ड्यू डेट, देखो वहां पे मैंने आपको 31 अक्टूबर किस किस के लिए बोला था, एक तो कैप वालों के लिए, कैप का मतलब C का मतलब कंपनी, ए का मतलब ऑडिट पार्टी, और तीसरा पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, उनके लिए 31 अक्टूबर होता है। तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू 31 अक्टूबर 2023 है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है 30 सितंबर 2023 से। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है उसमें उन्होंने रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट लिया है वो 30 सितंबर 2023 लिया है, क्योंकि अगर आप 31 अक्टूबर 2023 लोगे तो इस पर्टिकुलर केस में रिटर्न 15 अक्टूबर को फाइल हो गया, तो 234A का इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा। बट आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे बेटा 234A का भी इंटरेस्ट आएगा। इन्होंने यहाँ ड्यू डेट लिया है 30 सितंबर 2023, जो कि गलत है, क्योंकि इन्होंने पुराना क्वेश्चन अपडेट किया, बट इन्होंने ये अमेंडमेंट नहीं किया कि यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अब चेंज हो गया है और 31 अक्टूबर होता है, ना कि 30 सितंबर। सो दिस इज वन मिस्टेक, आप लोग ध्यान रखिए करते टाइम। उसके बाद में अगर एक और मिस्टेक की बात करूं, बाकी वाले क्वेश्चन तो सेम वही है जो अपन ने बुक में कहीं ना कहीं किए हुए हैं। जैसे भागीरथी लिमिटेड वाला, ये सेम अपना PGBP का क्वेश्चन है, PGBP में जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है ना, वैसा ही है, इन्होंने 115BAA को यहाँ पे फॉलो कराया है। चलिए, अब मैं अगर बात करूं आपका, तो क्वेश्चन नंबर एक और जगह गलती है जो मैंने नोटिस की इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप आएंगे तो 5 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी में आइए, और 6 का जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। क्या गलती है मैं बताता हूं। देखिए, यहां दे रखा है मिस्टर बंसल और रेजिडेंट इंडियन है, एज 67 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो 67 ईयर्स सीनियर सिटीजन है। डिराइव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 22-23 का उसका इनकम दे रखा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 2,50,000 है। कमीशन ग्रॉस मिला है कंपनी इन हांगकांग से इसको कमीशन मिला है 3 लाख का, जिसपे उसका वहां टैक्स पे किया है उसने कितना, 60,000 का। डिविडेंड मिला है फ्रॉम अ कंपनी इन हांगकांग, टैक्स पेड 18,000 और 90,000 का डिविडेंड मिला। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट विद द बैंक इन इंडिया, इंडिया में जो सेविंग बैंक है और FD है उसका इंटरेस्ट है वो 2 लाख है। आपसे बोला क्या है, इंडिया हैज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द हांगकांग, कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर बंसल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको मिस्टर बंसल का कितना टैक्स आएगा वो आपको निकालना है। ये DTAA का क्वेश्चन है। देखो, DTAA भर भर के आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग भर भर के आता है करके, ठीक है। तो चलिए, TDS इतना नहीं दिखता, मैं बताऊं TDS अपन ने कहीं देखा ही नहीं, अभी इतने सारे किए TDS कहीं नहीं देखा। तो आप है ना TDS टॉपिक को थोड़ा ऐसा आराम से एक बार देख के ऊपर ऊपर से चले जाओगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज TDS आप देखोगे कहीं पे इतना ज्यादा कोई डिटेल में कहीं पे पूछा नहीं है TDS, ठीक है। बट TDS
सीए में तो मेन टॉपिक होता है कि टीडीएस से 12 मार्क आते हैं, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा नहीं इतना ज्यादा, तो आप टीडीएस ऊपर ऊपर से देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। चलिए, अब ये बंसल वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें गलती कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे दो तीन गलतियां है। पहली चीज तो आप एक बात बताइए, अपन क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की इनकम ले लीजिए, फॉरेन की इनकम ले लीजिए, उसमें से आप ये जो इनकम है वो भी ले लीजिए। तो ये इंडिया की इनकम, ये दो फॉरेन की 390, ये भी इंडिया की इनकम। अब एक बात समझिए, पहली चीज जब आप इसका सॉल्यूशन देखने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडिया की बिजनेस की इनकम 250 है, कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन की इनकम 3 लाख कमीशन है, और उसके बाद में आपका डिविडेंड है फॉरेन का ये वाला, उसके बाद में आपका 2 लाख रुपीज है वो टैक्स ऑन लाइक इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक। तो इसकी टोटल हो गई 840, ये आपकी आनी चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम। अब बताइए 840 का ग्रॉस टोटल इनकम ही आएगा, 840 आएगा, 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 2 लाख 840। अब एक बात समझना, एक तो क्या है ना कि ये एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इसके सामने आपको एटीटीटीबी का डिडक्शन मिलना चाहिए था, जो इसमें लिया नहीं है, लेना चाहिए एटीटीटीबी का डिडक्शन। तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आएगी 840, उसमें से आपने एटीटीटीबी का डिडक्शन है वो 50,000 आ जाएगा। तो उसके बाद में आपकी इनकम जो बचेगी दैट्स कम्स टू द 7,90,000, ये आपकी रहेगी नेट टैक्सेबल इनकम। अब एक बात बताइए, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 790 रहेगी, अब 790 पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स भी इन्होंने गलत खोटा खोटा कैलकुलेट कर रखा है सब करके, ठीक है, टैक्स भी इन्होंने गलत कैलकुलेट कर रखा है। तो पहली चीज तो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीनियर सिटीजन है तो स्लैब रेट से जाएंगे, बट 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा। अब यहाँ 115 बीएससी ले रहा है नहीं ले रहा, कहीं नहीं दे रखा है, इनको है ना एग्जाम में होप्स तो देना पड़ेगा, अगर नहीं देते तो आपको लिख के आना है कि वी हैव अज्यूम्ड दैट एसएससी नॉट ऑप्टेड 115 बीएससी करके, ठीक है, या फिर दोनों से कैलकुलेट करके आओगे आप। तो 115 बीएससी अपन इग्नोर करेंगे, सीधी सी बात है, तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से लेके 5 लाख 2 लाख होता है, उस पे 5% कितना 10,000 आएगा, तो 10,000 तो वो, और 790 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 10,000, तो आपका मैं बताऊं 68,000 हुआ। तो टैक्स आपका 68,000 आ जाएगा, उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो प्लस 4% कर देते हैं, तो आपका टैक्स आ जाता है 70,720 रुपीज। 70,720 आपका टैक्स आया। अब आप इसमें से लेंगे क्या, रिबेट। अब आप देखेंगे इंडिया का एवरेज टैक्स रेट क्या है और फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट क्या है, तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट 70,720 डिवाइड बाय 7,90,000, तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आई थिंक आ रहा है आपका कितना 8.95%, तो 8.95% है वो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट है, फॉरेन का आई थिंक 20% है, तो फॉरेन का जो है वो 20% है, आप 8.95% से रिबेट ले लीजिए, तो आपकी फॉरेन की इनकम कितनी है 3,90,000 है, तो 3,90,000 का 8.95% की रेट से आप रिबेट ले लीजिए, 8.95% इट्स कम्स टू द 34,905, तो आपके पास में नेट बचेगा 70,720, 35,815, ये आपका नेट टैक्स पेबल आएगा। तो ये एक मिस्टेक और थी इसमें, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। सो ये मैंने आज का आपका कितना 1 घंटा 7 मिनट आप लोगों के साथ बिताया, और ये 1 घंटे में मैंने आपको बताया एक तो मॉडल टेस्ट पेपर 2022 सिलेबस के हिसाब से, और इस पेपर में जो गलतियां थी वो मैंने आपको इंडिकेट की कि ये 2 गलतियां, जब मैं देख रहा था तो मुझे ये 2 गलतियां देखने को मिली, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2 गलतियां जो है वो एग्जाम में नहीं करनी है आपको, और एग्जाम में हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी अब एग्जाम से ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, 1 मंथ बचा है। अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल वालों की, तो 1 मंथ बचा है, ये 1 मंथ आप अपना 100% दे दीजिए यार। और मैं बताऊं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीएमए कर रहे हैं जॉब के साथ वगैरह, और सीएमए में काफ़ी स्कोप है। बहुत बार ऐसा आपको ऐसा थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता होगा, नहीं नहीं यार सीएमए ज़्यादा है, सीएमए में कम है, नहीं है ऐसा, सीएमए में भी बहुत स्कोप है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और रैंक भी सीएमए में बहुत इजीली आ जाती है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ ना तो रैंक आ जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक थी, किसी की सिंगल डिजिट रैंक थी, एक रोहिणी करके है, आपको पता रहेगा, उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 था, उसका 27 लाख का पैकेज है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके रैंक है नहीं है तो भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है मार्केट में।
तो मोटिवेटेड रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से एग्जाम लिख के आना है। और आप देखोगे ना पेपर कोई ऐसा तोड़ पेपर नहीं आता कि ऐसा एकदम ही कुछ नया आ जाएगा, नहीं, जो अपन ने पढ़ा हुआ है वही चीज़ एग्जाम में आती है। बस वही है कि वो 3 घंटे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप अपना कंट्रोल कितना अच्छे से रखते हो, आप अपने को मेंटली कितना अच्छे से फिट रख पाते हो, वो ज़्यादा जरूरी है। तो उस पर आप ध्यान दीजिए अच्छे से। बाकी मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस निकाल रखे थे जो सीए फाइनल के लिए, वो ये सीएमए के लिए भी है, तो आप वो करके जाएंगे तो आपका काफी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, क्योंकि उसमें नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड मैंने काफी कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो आप सुपर 30 क्वेश्चन जो मैंने सीए फाइनल के लिए थे वो आप करके जाएंगे। उसके बाद में आप बोलोगे सर हम लास्ट डे पे क्या क्या पढ़ के जाए, तो लास्ट डे के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए मॉडल टेस्ट पेपर जो आपके हैं ना, उनमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो आप ज्यादा फोकस के साथ में पढ़ के जाइए। ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटीडब्ल्यूए और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से जैसे इसमें तो नहीं है इतना, बट तो भी आप ढंग से उसको करके जाइए। इक्वलाइजेशन लेवी को करके जाइए, बाहर से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वो वाला पार्ट आप अच्छे से करके जाएंगे। और फिर जो डीटी वाला पार्ट है उसमें मैट है, ईएमटी है करके, ठीक है। उसके बाद जो एससीजेड वाला टॉपिक है वो है, स्लम सेल है, अमल कमीशन डीमर्जर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, पेनल्टी वाला है, ये जो टॉपिक्स है वो आप अच्छे से करके जाएंगे। एक बार टीडीएस टीसीएस इतना अच्छे से नहीं भी करेंगे, ऊपर ऊपर से भी एक बार करेंगे तो आपका काम बन जाएगा करके, ठीक है। और ऐसे भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन में भी तो मिलते हैं कि 2 क्वेश्चन अपने को ऑप्शन में छोड़ने हैं तो अपन ऑप्शन में छोड़ के आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ। और पीजीबीपी के लिए मैंने ना सुपर 30 में जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना, वो कर लोगे ना आपका काम बन जाएगा। पीजीबीपी के लिए आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं कि आप 60 क्वेश्चन करो। आप जो सुपर 30 में क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज मास्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो 3 क्वेश्चन करोगे ना तो आपका 115 BAA, 115 BAB और उसके साथ साथ में पूरा पीजीबीपी है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे सीएमए बनने के बाद में। तो आपका आप टारगेट रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि अपन मिलने वाले हैं आपके सीएमए के रिजल्ट के बाद में। थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।